नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम अपना लीनियर अलजेब्रा का अपडेटेड जो हमारा पेड कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसमें अपडेशन चल रहा है। तो आज से लीनियर अलजेब्रा के अपडेटेड कंटेंट आपको पेड क्लास में मिलने लगेंगे। तो आज का ये सेशन मैंने पब्लिक रखा हुआ है यूट्यूब पे सबके लिए, ठीक है। और बाकी आगे के प्रतिदिन आपको 1 से 2 क्लासेस लीनियर अलजेब्रा की मिलेंगी। वो कहाँ पे मिलेंगी? तो आप जैसे ही कोर्स को, ये चीज़ें जो जिन्होंने पेड कोर्स लिया हुआ है उनके लिए हैं, ठीक है। बट आज का सेशन ये पब्लिकली रखा गया है, तो आज हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और सबका इसमें हम लोगों का सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी के संदर्भ में ये सेशन है, ठीक है। तो जो पेड वाले मेंबर हैं हमारे, उनको ये चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? तो जैसे ही आप अपने कोर्स को ओपन करोगे, ठीक है, आ, तो उसमें आपको जो कंटेंट वाला सेगमेंट होता है, ये सेशन सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा, ठीक है। और प्रतिदिन आपको 1 से 2 क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। तो वहां पर आपको लिखा रहेगा लीनियर अलजेब्रा अपडेटेड, ठीक है। तो आपको कंटेंट वाले सेक्शन में सबसे ऊपर ही आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा अपडेटेड लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर देना चाह रहा हूँ, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है कि जैसे ही हमारा ये लीनियर अलजेब्रा समाप्त होगा, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा में? वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिस एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे। फिर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और जब ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया जाएगा तो आप मैट्रिक्स पूरा रिवाइज कर लेंगे जो आपको मैट्रिक्स पेड क्लास में कराई गई है, ठीक है। फिर हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम पे को देखेंगे और फिर हम लोग लास्ट में मेट्रिक स्पेस देखेंगे जो कि यूपी पीजीटी या बहुत सी जगह पे नहीं है, ठीक है। बट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में आता है। तो हम लोग ये 7 पॉइंट लीनियर अलजेब्रा में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है। आप ये मान के चलो कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने का है, चीज़ों को जोड़ने का है। हम लोग आज वेक्टर स्पेस में एंट्री नहीं करेंगे, बट ये है कि वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले जिन सारे फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है, वो आज के चैप्टर में हम लोग तैयार करेंगे, आज के इस सेशन में तैयार करेंगे, ठीक है। और आपको जो ये मॉड्यूल टेस्ट का दिया गया है, ठीक है, तो लास्ट में मॉड्यूल 10 रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही लीनियर अलजेब्रा का पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, प्रतिदिन 1 से 2 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो साइड वाइज आप तैयारी करते चलो, ठीक है। मतलब आप जैसे मॉड्यूल पढ़ रहे हो टेस्ट के हिसाब से वो करते रहिए, प्लस एक से चूंकि क्लासेस 1 डेढ़ 2 घंटे की रहेंगी प्रतिदिन, तो आप उसको उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। इसको भी पढ़ते रहिए साइड में, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले ग्रुप थ्योरी आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना ग्रुप थ्योरी के इसमें आप रिलेट नहीं कर पाओगे बेसिक शुरुआत की चीज़ों को। फिर उसके बाद आपको आगे की, आज मैं वैसे प्रयास करूंगा चीज़ों को रिकॉल करने का, बट हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ग्रुप थ्योरी आप सभी लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल 10 है, जैसे ही ये लीनियर अलजेब्रा समाप्त होगा, इसका हम लोग ऑनलाइन टेस्ट पहले ही ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये समाप्त हुआ और इसके तुरंत बाद जैसे ही ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मेट्रिक स्पेस का तक का, फिर हम लोग लीनियर अलजेब्रा का ऑनलाइन टेस्ट, मतलब मॉड्यूल 10 आपका पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे और फिर इसी वे में हम लोग अपना बाकी क्लासेस को अपडेटेड मोड में करने लगेंगे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा अपडेटेड करने के बाद हम लोग आगे जो भी चीज़ें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लेवल की हैं, उन सारी चीज़ों को अपडेटेड, जो नया अब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेड क्लास में। तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग
लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, और फील्ड को पढ़ने से पहले आपको रिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे रिंग क्या होता है, और वापस से वही चीज, रिंग पढ़ने के लिए ग्रुप आपको आना चाहिए, तो ग्रुप थ्योरी आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियसली हम लोगों ने ये किया हुआ था कि जब हम लोग एल्जेब्रिक सिस्टम को पढ़ते थे, जैसे कि ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन को करा करते थे। ठीक है, जिसमें कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन कितने रहते थे, एक रहते थे। ठीक है, अब जब हम लोग रिंग पढ़ते हैं तो वहां पर बाइनरी ऑपरेशन हमारे दो हो जाते हैं। ठीक है, तो रिंग में कितने बाइनरी ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, दो बाइनरी ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है सिचुएशन। ठीक है, और प्रॉपर्टीज रिंग में ग्रुप की ही काफी हद तक लगेंगी। ठीक है, या यूं कहे कि अगर आपको ग्रुप पता है तो उसमें आपको सिर्फ ऑपरेशन के साथ चीजों को लेके चलना है, तो रिंग अपने आप हो जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं रिंग की क्या होती है। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट, ठीक है, वेयर R is a non-empty set with two binary operations. ठीक है, that is plus and dot. ठीक है, of addition and multiplication. Okay, defined on R is said to be ring if following axioms are satisfied. तो इस सेशन में हम लोग रिंग फील्ड बेसिक लेवल के सारी चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डाट, जहाँ आर जो है वो कैसा सेट है, एम्पटी, एकदम जीरो से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी में स्टूडेंट को बताया जाता है सारी चीज़ों को, सारी कंडीशन को, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो। ठीक है, मैं उसी को मैं ये मान के नहीं चलता कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है। मैं एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज रखता हूँ। ठीक है, और प्रयास करता हूँ कि एकदम आसान तरीके से आपको समझाया जा सके, सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट भाषा या ऐसा कि एकदम किताबी भाषा को नहीं लेके चलता, मैं एकदम जनरल जो चीज़ें हमारे को अच्छे से रिलेट कर सके, मैं उन चीज़ों के साथ लेके चलता हूँ। तो ये कह रहा है कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डाट, जहाँ आर कैसा सेट है, नॉन एम्पटी सेट है, और दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर हैं, प्लस और डाट, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ ये समझने की बात होगी कि ये जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको कहा, तो इसका मतलब जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन से नहीं होता। ठीक है, वो वहां पर कुछ आपको ऑपरेशन के बारे में कुछ डिफाइन करेगा। ठीक है, इन जनरल हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जनरल एडिशन जनरल मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, बट अगर कभी वो कुछ कहता है तो जिस हिसाब से वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा उसी हिसाब से आप लेके चलोगे। तो कौन कौन से एग्जीएम सेटिस्फाई करने चाहिए जिससे कि ये जो हमारा आर प्लस डाट है वो क्या कहलाएगा, रिंग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली एग्जीएम जो हमारी है उसको हम लोग नाम दे देंगे R1। ठीक है,
और R1 क्या होगा, तो ये यह कहता है कि जो R प्लस है हमारा, मतलब जो हमारा सेट R है और बाइनरी ऑपरेशन प्लस एडिशन, ठीक है, के साथ एक अबेलियन रिंग सॉरी अबेलियन ग्रुप बनाए, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब आपको पता होना चाहिए कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए बोला ग्रुप थ्योरी आप पढ़ के आओ। फिर भी मैं चीजों को स्पष्ट करते चल रहा हूँ कि कोई भी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ग्रुप कभी होता है, और यहाँ एक टर्म लिखा है अबेलियन ग्रुप, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इस सेट का कोई दो एलिमेंट उठाएं, ठीक है, और उनमें ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो मुझे एलिमेंट मिले वो वापस से इसी सेट का हो, तो हम इस इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो एक मतलब मैं एकदम किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, समझने वाली भाषा को लिख रहा हूँ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, या ए प्लस बी, ए और बी अगर आर को बिलोंग करें तो ए प्लस बी भी कहाँ को बिलोंग करना चाहिए, आर, ठीक है, आर में बिलोंग करे, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या चीजें होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को हम लोग पीटी करके लिखेंगे शॉर्ट में। तो ये क्या होता है, आपको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब हमने ए और बी के साथ ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर जो हमको मिला एलिमेंट उसको फिर वापस सी के साथ निकाला, हाँ ठीक है। तो हमें जो एलिमेंट मिला वही सिमिलर केस हमारा, अगर हमने बी प्लस सी का बाइनरी ऑपरेशन, बी और सी को पहले आपस में हमने ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, फिर उस पर ए के साथ लगा दिया, तो दोनों ही केस में चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीजें सब ग्रुप थ्योरी में बहुत विस्तृत लेवल से कराई गई हैं। तीसरा होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हमको एक ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, एक ऐसा, इसी में एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलेगा जो कि मैं कोई भी एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट कर दूं तो वापस से मुझे वही वाला एलिमेंट मिल जाए। जैसे ए मैंने लिया, तो ए को मैंने इस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर दिया, ठीक है, तो मुझे वापस से ए मिल जाए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर, और ये कैसा होना चाहिए जीरो, कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए कह दो, या जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। पॉइंट नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए इन आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये चीजें तो अपने को पता है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब मैं, मतलब कुल मिला के ये कि अगर मैंने, मेरे पास कोई एक मैंने एलिमेंट को उठाया आर से, ठीक है, और मैं कोई एक एलिमेंट के साथ, मुझे नहीं पता है कि ये मेरा इनवर्स है कि नहीं, मैंने उस एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करा दिया, ठीक है। तो अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, अगर मुझे एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, अगर मुझे ये आइडेंटिटी मिल जाए तब हम बोलेंगे कि सपोज करना कि ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने ए को बी के साथ ऑपरेट कराया तो मुझे आइडेंटिटी मिल गई, तो हम यहाँ बोलते हैं कि बी जो है वो ए का क्या है,
इनवर्स है। क्लियर हो रही बात? तो इस केस में माइनस ए जो होता है वो ए का क्या होता है, इनवर्स होता है, और ये माइनस ए भी इस आर में बिलोंग करता है। ऐसा नहीं कि आपने इसको निकाला और ये उसका इनवर्स तो आपको लग रहा है कि नहीं ये होगा, बट वो वहां पे उसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के संदर्भ में बात करूँ, ठीक है, कि वहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो और मैंने अगर ले लिया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर ले लिया आई डॉट, ठीक है, अब आई डॉट में मैंने देखा कि 5, ठीक है, तो 5 में मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है, तो आप कहोगे 1/5, लेकिन आप मुझे बताओ क्या 1/5 आपका इंटीजर है क्या? नहीं है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना कि आपको वो जो एलिमेंट इनवर्स वाला मिल रहा है वो भी इसी सेट का हो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। ग्रुप के लिए क्या क्या चीजें होती हैं सर? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ये 4 चीजें हो जाती हैं तो वो जो बाइनरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो सॉरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या बन जाता है, हमारा ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट कि अगर कभी कोई ग्रुप को मुझे अबेलियन दिखाना हो तो एक प्रॉपर्टी और होल्ड करा दो, क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाने लगेगा, अबेलियन ग्रुप। तो 4 तो हमने कर लिया है, और 5वां हम लोग कर लें, 5th नंबर, और ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, तो हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, अबेलियन ग्रुप। तो R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ अभी रिंग पूरा नहीं हुआ, ये R1 है प्रॉपर, मतलब रिंग में ये एक्सियम्स हैं, तो ये पहला एक्सियम R1 है। R1 का मतलब ये हो जाएगा कि R प्लस जो है हमारा वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं R2 के संदर्भ में, ठीक है। तो R2 क्या कहता है कि जो हमारा R डॉट है, डॉट मतलब वो जो हमने दो बाइनरी ऑपरेशन लिया, एक प्लस और एक डॉट लिया, तो अब जो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया हुआ है वो डॉट लिया हुआ है ना, तो ये क्या होना चाहिए, इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है, सेमी ग्रुप। अच्छा, इसके बारे में जिनको विस्तृत पढ़ना है तो वो सिंपली प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी है। अगर आप पेड वाले नहीं हो, पेड वालों के लिए तो अलग से है, या आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे कि ग्रुप थ्योरी फॉर टीजीटी पीजीटी, तो वहां पर मेरी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ सेमी ग्रुप बता दे रहा हूँ, बट आप मुझे ग्रुपॉइड और मोनाइड ये दो चीज कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ग्रुपॉइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती है, और मोनाइड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती है, ठीक है। फिलहाल मैं बताता हूँ कि आर डॉट क्या होना चाहिए, एक सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर, मतलब जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब दो एलिमेंट तुम आर से उठाओ और उनपे ये वाला बाइनरी ऑपरेशन डॉट लगा दो, जो एलिमेंट मिले वापस से वो आर का हो, तो हम बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। मतलब ए डॉट बी बिलोंग करे ए बी में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब कोई भी हमने एलिमेंट उठाया दो और उनका प्रोडक्ट करा दिया, तो जो हमको मिल रहा है एलिमेंट वो भी किसका हो, इसी सेट आर का हो, तो हम बोलते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये दो अलजेब्रिक आपको ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप।
तो ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। बस इसके आगे की चीजें हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं। अगर इतनी भी चीजें होती हैं तो R2 हो गया, ठीक है। रिंग के संदर्भ में आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब इसमें कोई कहेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, कम्यूटेटिव फॉलो कर जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे, तो उससे मतलब नहीं है। बट अगर ये दो एग्जिस्ट करने लगा, ये दो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट हुई, ये होल्ड करी, तो वो रिंग के संदर्भ में है। और तीसरी प्रॉपर्टी R3 भी कर गई तो वो निश्चित रूप से रिंग हो जाएगा। बाकी चीजें ऐड ऑन होने पे वो रिंग तो रहेगा बट एक स्पेशल क्लास का रिंग बनने लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये R2 हो गया। सेमी ग्रुप के लिए केवल दो चीजें होती हैं, अगर क्लोजर एसोसिएटिव हो गया तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं R3 के संदर्भ में, ठीक है। तो R3 क्या होता है? R3 होता है द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड। मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होल्ड करना चाहिए, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए डॉट सी, ठीक है। एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि बी प्लस सी और आपने इधर डॉट लगाया और राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बी डॉट ए प्लस सी डॉट, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो अगर ये तीन चीजें होल्ड कर जाती हैं तो हम बोलते हैं कि, या तीन एक्सियम ये होल्ड कर गए तो हम बोलते हैं कि ये आर जो है, आर प्लस डॉट इज अ रिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई। दिमाग में इसका इमेज बननी चाहिए, क्योंकि जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ने जाओगे, ठीक है, वेक्टर स्पेस पढ़ने जाओगे तो वहां बार बार फील्ड शब्द आएगा। तो जब फील्ड आएगा तो ऑलरेडी उसमें आपको फील्ड नहीं प्रूफ करना है, दिमाग में प्रूफ कर देना है। जैसे कहेगा कि ये इस फील्ड पे वेक्टर स्पेस के बारे में बताना है, तो आपको तुरंत हो जाना चाहिए क्या ये जो फील्ड के बारे में बात कर रहा है, क्या ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। अब पता लगा वो फील्ड ही नहीं हो, आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के चक्कर में पड़े हो। और फील्ड के लिए बार बार तो आप कॉपी में यूज नहीं करोगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में चलनी चाहिए कि नहीं, ये नंबर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेफ्ट इसमें हो सकता है, ये सेमी ग्रुप बना सकता है, ठीक है। अभी फील्ड के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बट ये चीजें दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से R1 क्या होता है? R प्लस जो है, पहली बात, रिंग किसे कहोगे आप? तो रिंग का मतलब R प्लस डॉट जो है वो हमारा एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां R जो हमारा एक नॉन एम्पटी सेट है और विद कितने बाइनरी ऑपरेशन, दो प्लस और डॉट, ठीक है। तो उसमें R1 जो है हमारा R प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, R2 हमारा होना चाहिए R डॉट एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और R3 होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारी सेटिस्फाइड कर गई तो हम बोलते हैं कि वो जो हमने R प्लस डॉट लिया है वो हमारा क्या है? रिंग है, ठीक है। क्लियर? ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिंग के संदर्भ में, उनके बारे में चर्चा कर लें। देखो, अल्टीमेटली रिंग में प्लस के साथ तो अपन लोग ग्रुप, एबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप की तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ठीक है। तो रिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी? क्योंकि हमको पता है कि आर जो है वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, एडिशन में। तो इसका मतलब वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो हमारी ग्रुप के साथ होती है। तो उन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। पहली है कि जीरो इज द लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडेंटिटी, ठीक है।
मतलब जीरो जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों, अगर हम लोग वहाँ ग्रुप में भी करते थे कि एक हमने प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड वाला हो जाता था, तो हम लोग लेफ्ट कर लिए तो राइट अपने आप कर देते थे, तो उतने से काम हो जाता, तो वही चीज यहाँ पर भी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो माइनस ए है इज द लेफ्ट इनवर्स, ऐसे लिखो, लेफ्ट एज वेल एज राइट इनवर्स ऑफ ए, दैट इज माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, या चलो कोई नहीं, जीरो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी थर्ड, और जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, जीरो, और वो क्या होगी, यूनिक होगी। द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज यूनिक। ठीक है। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स माइनस ए ऑफ ए इज यूनिक। ऐसा नहीं कि दो दो आपको मिलने लगेंगे, यहाँ जितनी बातें हो रही हैं वो आपको पहले से ही बताई गई हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ढेर सारी आइडेंटिटी मिलने लगे, आपको यूनिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और एडिटिव इनवर्स भी एक एलिमेंट का एक आपको एडिटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द कैंसिलेशन लॉ होल्ड, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन भी और राइट कैंसिलेशन दोनों लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन हम लोग राइट कैंसिलेशन यहाँ लगाएं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, एंड आल्सो सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, देन लेफ्ट कैंसिलेशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेस्ड ऑन जो हमारा एबेलियन ग्रुप होता है उस पर ही। ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन लोग बात करते हैं कि रिंग का जो टाइप्स होते हैं। देखो हम लोग रिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस एक बेसिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है। कि चीजों का आधार तैयार हो जाए, फिर हम लोग जल्दी से वेक्टर स्पेस में एंट्री करेंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिंग, ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला है कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग, अब सर ये क्या होता है कम्यूटेटिव रिंग? देखो मैंने बोला ना, अब जितनी चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, जैसे आपने वहां देखा आर डॉट क्या होना चाहिए रिंग के लिए, वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्लोजर एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। अब अगर वो कम्यूट भी कर जाए, ठीक है, तो हम अब उसका अलग नाम हो जाए, रिंग तो रहेगा बट कम्यूट कर रहा है तो कम्यूटेटिव रिंग, नाम से ही अपने आप स्पष्ट है। ठीक है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख दें, अ रिंग आर इन विच multiplication is commutative, that is a dot b is equal to b dot a for all a b belongs to। सही है, क्लियर हुई बात? ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ रिंग हैं। सेकंड जो अपनी रिंग है, रिंग विथ यूनिटी। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि भैया रिंग है, उसमें अपने को यूनिटी मिल जाएगा। ठीक है। तो यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आइडेंटिटी होगी वो वन अगर मिलने लगे। अपने को अभी तक रिंग में ये चीजें नहीं बोली गई हैं कि रिंग के लिए तुम आइडेंटिटी ढूंढो। ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटी वहां एग्जिस्ट कर गई वन,
तो अपन लोग बोल देते हैं कि नहीं वो रिंग विद यूनिटी है, मतलब रिंग है लेकिन किस तरीके की रिंग है, रिंग विद यूनिटी, उसके साथ यूनिटी भी है, ठीक है। यूनिटी मतलब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अ रिंग आर with a multiplicative identity 1 such that 1 dot a is equal to a dot 1 is equal to a for all a belongs to r, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो कभी सवाल में आ जाए आपको कि रिंग विद यूनिटी, तो इसका मतलब समझना कि उसमें जो अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा अपना टाइप है नल रिंग और जीरो रिंग, ठीक है। अच्छा, नल रिंग किसे कहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सिंगलटन सेट जीरो होता है, ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशन उसमें हो प्लस और डॉट, ठीक है, तो हम उस सेट को ही बोलते क्या है, नल रिंग, ठीक है। तो द सिंगलटन सेट जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशन, इसकी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेगमेंट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस डॉट आर defined by 0 plus 0 is equal to 0 and 0 dot 0 is equal to 0 is called zero ring, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। फोर्थ देखो क्या है, बुलियन रिंग। आपको मैंने बुलियन या आपको मैंने आइटम पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऐसा हो कि ए स्टोर ए, मतलब सेम एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो वापस से अपने को वही एलिमेंट मिल जाए, तो हम बोलते हैं सारे एलिमेंट के लिए, ठीक है, तो हम उस तरीके के ऑपरेशन को बोलते हैं आइटम पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बुलियन रिंग क्या होता है समझना, अ रिंग R is said to be Boolean ring if its element is idempotent। अब आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होगा, वही ए, अगर बाइनरी ऑपरेशन तुम्हारा स्टार रहा करे तो ए स्टार ए अभी बताया। आइडेम्पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ए स्टार ए इज इक्वल टू, आइडेम्पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए स्क्वायर मतलब कि ए डॉट ए कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए, वापस से वही एलिमेंट मिल जाए तो हम बोलते हैं कि वो कैसा रिंग है, बुलियन रिंग हो गया। क्लियर हो रही बात, मतलब अगर सेम, अगर तुमने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगा दिया सेम एलिमेंट को, सेम एलिमेंट पे, ठीक है, दो एलिमेंट उठाया, सेम कोई एक एलिमेंट उठाया और उसी एलिमेंट को वापस से आपने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और वापस से वही वाला एलिमेंट मिलने लगे आपको, तो उस रिंग को अपन लोग क्या बोलते हैं, बुलियन रिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट हमारा है पी रिंग। ये बुलियन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है ये।
डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी गई है, ठीक है, कि चार आपको ऑप्शन दे दिए, वहां पर एक ये भी था कि बुलियन रिंग है तो विच, या आप कह दें कि विच प्रॉपर्टी होल्ड, ऐसा करके, ठीक है। तो वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो पी रिंग क्या होती है सर? तो पी रिंग ये होती है कि अ रिंग आर इज कॉल्ड पी रिंग इफ ए की पावर p इज इक्वल टू ए एंड p की पावर a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब a की पावर p लगाया, आपको वो रिंग p रिंग कभी कह रहा है कि आपने a की पावर p लगाया और वैल्यू जो मिल गई वो a मिल गई, लेकिन p की पावर आपने a लगा दिया, p की पावर a रख दिया, तो आपको क्या मिलनी चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो आप कहोगे कि वो जो रिंग है वो कैसी रिंग है? p रिंग है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आपको एज इट इज इसको याद रख लेना होगा, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स में, डी जो जीरो डिविजर, ठीक है। तो ये क्या होता है? इफ आर इज अ commutative ring, then A does not equal to zero belongs to R, मतलब A नॉन जीरो हो, ठीक है। मतलब अगर R एक कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें एक एलिमेंट है हमारा A, और वो कैसा है? नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो डिविजर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू R और B भी क्या हो? नॉन जीरो, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये देखो, मतलब कम्यूटेटिव रिंग हो, क्लियर, और ए भी नॉन जीरो हो, तो हम लोग कहेंगे कि आर को जीरो डिविजन तब कह देंगे कि एक हमको बी ऐसा एग्जिस्ट करे कि जब मैं ए और बी को ऑपरेट कराऊं तो मुझे जीरो मिले, तो मुझे जीरो मिले, लेकिन ए और बी दोनों नॉन जीरो हो, बी भी क्या हो? नॉन जीरो हो, बी भी जीरो नहीं हो, ए भी जीरो। अगर ये अगर ये दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तब तो वो रिंग विदाउट जीरो डिविजर होंगे, ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिविजर। और रिंग विद जीरो डिविजर क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख दो, रिंग विद जीरो डिविजर। तो एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें कि ए जो हो, ए बिलोंग्स टू आर और ए नॉन जीरो हो, ठीक है, और एक भी हमको ऐसा मिले जो कि वो भी नॉन जीरो हो और ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो, मतलब ए बी इज इक्वल टू जीरो आगे जाए, साथ ही साथ ए और बी दोनों क्या हो? नॉन जीरो हो, तब हम बोलेंगे रिंग विद जीरो डिविजन, ठीक है। तो जनरल केस में होता नहीं, लेकिन मॉड्यूलो वाले केस में होते हैं ये चीजें, ठीक है। जनरल आप कोई भी इंटीजर लोगे तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगी भैया? जीरो होगा तभी ना ये चीजें बनेंगी। तो अगला जीरो, रिंग विदाउट जीरो डिविजर, तो जिसके अंतर्गत हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि तुम्हारा इंटीजर्स हो गए, ये सारा कुछ हो गए, ठीक है। तो ये जो अपने को बनाएंगे, या तुम ये कह लो कि रियल नंबर्स पे ले लो, ठीक है, तो वहां पर रिंग विदाउट जीरो डिविजर होता है। रीजन क्योंकि वहां पर अपने को अल्टीमेटली जीरो तभी मिलेगा जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, उन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, लेकिन दोनों जीरो नहीं हुए फिर भी वैल्यू आ गई जीरो, तो हम बोलते हैं उसको रिंग विद जीरो डिविजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगली डेफिनेशन लिखते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिविजन, मतलब कैसी रिंग? बिना जीरो डिविजन के, ठीक है। तो ये क्या होगी कि अ रिंग आर इज कॉल्ड विदाउट जीरो डिविजन if the product of node
टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ और आर इज, मतलब दो दो एलिमेंट का आपने मल्टीप्लाई किया और वो जीरो आ गया, तो उनमें से एक चीज ये है कि वो दोनों नॉन जीरो नहीं होंगे। यहाँ कह रहा है नो टू नॉन जीरो, मतलब वो दोनों के दोनों नॉन जीरो नहीं होने चाहिए। अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनमें से कोई एक अपना जीरो होना ही होगा, ठीक है। मतलब कह रहे का मतलब ये है कि दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट या तो ए इज इक्वल टू जीरो होगा और या बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब हम बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। अगर ये चीजें नहीं हुई कि ए बी इज इक्वल टू जीरो हुआ बट ए और बी दोनों जीरो नहीं हुए, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवीजर, ठीक है। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि क्या वो जो अपने को सेट दिया गया है क्या वो रिंग है, या हम ये कहें कि जो अपने को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है क्या वो रिंग है, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर आई इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। यहाँ देखो यूजुअल शब्द लिया, ठीक है। वो बताएगा, अगर नहीं बताता है तो आप यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, ठीक है, यह एक कम्यूटेटिव रिंग होगा जिसके रिस्पेक्ट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूजुअल एडिशन। तो इसका मतलब अपने को तीन चीजें दिखानी होंगी। पहला R1 मतलब जो आई प्लस है, आई प्लस जो है वो हमारा अबेलियन ग्रुप हो, वैसे भी हमको पता है ये होता है। और फिर आई जो डॉट हो वो हमारा सेमी ग्रुप हो, लेकिन यहाँ कम्यूटेटिव रिंग बोला है तो साथ ही साथ ये होने के बाद भी आपको एक और चीज कर देनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करा देनी है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होल्ड करना चाहिए। R1 R2 R3 ये तीनों चीजें होल्ड करा दिया, साथ ही साथ कम्यूटेट भी करा दिया मल्टीप्लिकेशन वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो हम बोलेंगे कि आई क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। चलो हम लोग इसके आइए सोल्यूशन वाले पार्ट में चलते हैं। हमारा आई कैसा होता है, तो आई कुछ इस तरीके का होता है, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्म में होता है आई, ठीक है। तो R1, R1 का मतलब क्या होता है सर, आई और प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, बोलो सही है, ठीक है। तो आई प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब चलो देखते हैं, तो मैं फास्ट इसको करूंगा, ठीक है। पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो एलिमेंट उठाओ, उन दोनों का सम करो, ऐड करो उनको, और वापस से आई में मिलना चाहिए। कोई दो एलिमेंट उठाओगे तो वापस से वो मिलेगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसमें होल्ड कर रही है, सही है। कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने का, अगर आपको दिक्कत आ रही है सर, ग्रुप थ्योरी आप पढ़ो, ठीक है, पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ो, फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रुप ही तो है, अब हमको वेक्टर स्पेस पर आना है, ठीक। सेकंड हमारा है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। अरे भैया आपने दो एलिमेंट उठाओ, तीन एलिमेंट, मान लो एक दो तीन, मैंने एक और दो को जोड़ा, कितना आया, तीन, फिर तीन और तीन को जोड़ा, छह आया। अब उधर से करो, पहले दो और तीन को ऐड करो, पांच आया, फिर एक के साथ ऐड करो, छह आया। आ तो वही रहा है,
तो एसोसिएटिव भी होल्ड कर गई। प्रॉपर्टी थर्ड क्या होती है? प्रॉपर्टी थर्ड होती है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सीधी सी बात है, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे और इसकी आइडेंटिटी क्या है? जीरो। जीरो में ऐड करोगे तो वही मिलेगा, मतलब यहाँ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। पॉइंट फोर, आइडेंटिटी के बाद क्या एग्जिस्ट कराना होता है? इनवर्स। इनवर्स, दो एलिमेंट उठाओ और उनको उनको ये बाइनरी ऑपरेशन लगाओ और वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो वन वन और वन के साथ माइनस वन को ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा, और टू के साथ माइनस टू को। तो टू का इनवर्स माइनस टू है, वन का माइनस वन है। क्या ये सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, इसलिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये थ्री और फोर। प्रॉपर्टी फाइव, अपने को अबेलियन दिखाना होता है, अबेलियन ग्रुप। तो इसके लिए कम्यूट कराना है, तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, टू, ठीक है, ओके। मतलब आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ ए प्लस बी टाइप के, ए और बी, और ए प्लस बी करोगे तो वो बी प्लस ए के इक्वल आएगा। क्लियर? तो पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड होता है आर टू। आर टू क्या कहता है कि आई और डॉट जो हूँ वो क्या बनाए? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में पहला क्लोजर, कोई दो एलिमेंट उठाओ, उनका आपस में प्रोडक्ट कराओ। प्रोडक्ट कराने के बाद देखिए क्या इंटीजर में आ रहा है। मैंने टू और थ्री उठाया, टू थ्री सिक्स आएगा। माइनस टू माइनस थ्री उठाया, सिक्स आया, वो भी आएगा। प्लस टू माइनस वन उठाया, माइनस टू आया, वो भी मिल रहा है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेकंड एसोसिएटिव, तो वन डॉट टू ब्रैकेट में टू डॉट थ्री, टू और थ्री का मल्टीप्लीकेशन सिक्स, और वन का सिक्स, वन का सिक्स के साथ सिक्स, ठीक है। और फिर वन डॉट टू डॉट थ्री किया तो वन और टू का टू, टू थ्री सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, मतलब ये एसोसिएटिव भी हो गया। इसका मतलब ये हमारा सेमी ग्रुप है। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा अपने को करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कराना होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, ए डॉट बी प्लस सी, कोई भी दो एलिमेंट लो उनको ऐड करो भाई। प्रोडक्ट और प्लस के साथ तो एसोसिएटिव होता है ना, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से कराओ। क्लियर हो रही बात? तो ये हमारी आर थ्री भी हो गई। आर फोर हमारा क्या होता है? इसने रिंग नहीं बोला है, रिंग के साथ एक शब्द और लगाया है, कम्यूटेटिव रिंग। मतलब मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेशन है आपका, वहां पर एलिमेंट उठाओ तो वो मतलब ये कम्यूट करे विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये भी हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमारा आई प्लस डॉट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो हमको दिया गया था, ये अब हमारा क्या बन गया है? कम्यूटेटिव रिंग बन गया है। बोलो हाँ या ना? सही है। एक सवाल आपके लिए दे, प्रूफ करेंगे आप? करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रूव दैट द सेट ऑफ all real numbers are of the form m plus n root 2, where m n are rational number, is a ring under usual addition and multiplication, ठीक है। ओके, कर लेंगे आप। तो सबसे पहले ये हमारे पास इस फॉर्म के एलिमेंट जो दिए गए हैं वो इस फॉर्म के हैं, ठीक है। तो यम वन एन वन करके तुम लिख लेना। मतलब दो एलिमेंट अगर ए बी उठाने हैं तो एक आपने कर लेना एम वन एन वन रूट टू, दूसरा एम टू एन टू रूट टू, सही है। अब आप क्या करो कि अपने को क्लोजर दिखाना है, तो क्लोजर का मतलब प्लस के साथ है ना। तो आर प्लस, तो क्या हो जाएगा? एम वन एन वन रूट टू प्लस एम टू एन टू रूट टू, ए प्लस बी बिलोंग करे आर में, ठीक है। तो दिखा दो,
जैसे एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे मैंने ए मान लिया, ए इज इक्वल टू हो गया m1 प्लस n1 √2 और b इज इक्वल टू हमने कर दिया m2 प्लस n2 √2। ठीक है, तो हमको ये पता है कि ए ये भी बिलोंग कर रहा है इसमें, क्योंकि इसी तरीके का है आर में ये भी कर रहा है। तो अब हमको क्लोजर दिखाना है, तो ए प्लस बी भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, m1 प्लस n1 √2 प्लस m2 प्लस n2 √2। अब मुझे इसको दिखाना है कि क्या ये आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो हम m1 m2 को एक साथ कर ले, m1 प्लस m2 प्लस √2 और कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 √2। अब पहली बात तो ये देखो कि ये और ये क्या रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इसने बोला हुआ है ना कि m और n r क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि m1 और n1 और m2 n2 रेशनल नंबर है। कुल मिला के m1 m2 रेशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल ही मिलेगा, तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये किस फॉर्म का दिख रहा है, सेम इसी तरीके का ही तो दिख रहा है। और यम रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, हमारे आर में बिलोंग करेगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव, वो भी इसी तरीके से तीन ले लेना, एम ए बी सी, सी ले लेना m3 प्लस n3 √2। ठीक है, तो तुम आर प्लस को अबेलियन, आर डॉट को सेमी ग्रुप, और फिर थर्ड क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये होल्ड करा देना। आसान है और ये ऑब्वियस सी बात है, होल्ड करेगा, इसलिए ये हमारा रिंग होगा। ठीक है, विद यूजुअल एडिटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सही है, ओके। एक डेफिनेशन और लिखते हैं, डिवीजन रिंग। और स्क्यू फील्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, अ रिंग आर with unity is called division ring or skew field if R has at least two elements such that every non-zero element in it has a multiplication या मल्टीप्लिकेटिव लिखो, इनवर्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक रिंग को हम लोग डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड तब कहेंगे जब आर के पास कम से कम दो एलिमेंट ऐसा हो, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन, और चलो आगे अभी आएगा, फील्ड में आएगी ये चीजें। आर के पास कम से कम कितने एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, और वो दो एलिमेंट इस प्रकार हो कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन इट, मतलब इसके अंदर, मतलब उस सेट में ना, जो सेट आर है उसमें कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा कितने भी हो जाए, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अभी वहां देखा ना, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, ऐसे ही एक ये रिंग कैसी है, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग में क्या होगा कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट उस रिंग में हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। ठीक है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन इट, मतलब इस सेट आर में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया तो वो रिंग कैसी रिंग कहलाएगी, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात, समझ आया भाई? अच्छा, यहाँ एक शब्द आया एटलीस्ट टू। सर अकेला क्यों नहीं हो सकता? भैया अकेला होने पर हम कहाँ इनवर्स निकाल पाएंगे? भाई सोचो, अकेला होने का मतलब ये है कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा।
समझ आ रही बात कि नहीं? तो इनवर्स के लिए तो कम से कम इसीलिए इसने ये शब्द यहाँ बाउंड किया आपको कि एटलीस्ट दो तो एलिमेंट होने चाहिए वहां पर। उस रिंग जो वो सेट है आर, उसमें दो एलिमेंट कम से कम हो, दो से ज्यादा कितने भी हो, और जितने भी एलिमेंट हो उनके इनवर्स मिले, कुल मिला के ये बात, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अपन लोग लिख सकते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ स्क्यू फील्ड। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए इस टर्म को मैंने लिखाया है, ठीक है, कि चार ऑप्शन दे देगा तो वहां पूछेगा कि कौन इसमें स्क्यू फील्ड है या नहीं है। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्यू फील्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर रिंग तो बन रहा है, हमने प्रीवियसली देखा। अब बस एक चीज देख लो कि रेशनल नंबर में क्या इनवर्स होते हैं, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यस, कोई भी आप रैशनल नंबर लोगे वहां पर नॉन जीरो रहना चाहिए। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई भी उठाओगे उसका अपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ स्क्यू फील्ड। बोलो ये भी है भाई, रियल नंबर का सेट रिंग बनाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली कोई भी नॉन जीरो तुम उठाओगे, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाओगे, ठीक है, तो उसका हमने अपने को इनवर्स ऑब्वियस सी बात है मिलेगा, ठीक है। आप मुझे बताना, इंटीजर क्या स्क्यू फील्ड बनाएगा क्या? इंटीजर, इंटीजर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर सपोज करो 5 लिया, तो 5 का क्या होगा, 1/5 बनना चाहिए, है ना, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव। और 1/5 क्या इंटीजर में आएगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इंटीजर स्क्यू फील्ड नहीं है, रियल नंबर स्क्यू फील्ड होगा, रेशनल नंबर स्क्यू फील्ड होगा। क्लियर? ओके। अब हम लोग एक और करते हैं, फिर होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। सब रिंग, जैसे सब ग्रुप वहां होता था ऐसे सब रिंग, ठीक है। तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी है या यूं कहें थ्योरम है, उसको याद रख लेना। जैसे वहां पर हम लोग याद रखते थे ए बी इनवर्स वाला बिलोंग करे, अ, अगर कोई यस है या एच है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ऐसे ही सब रिंग के लिए भी एक प्रॉपर्टी होगी। तो पहले फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट यस ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर इफ यस इज इटसेल्फ अ रिंग। मतलब देखो, एक सबसेट हुआ आर का, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी कोई रिंग का एक सेट है और उसका हमने एलिमेंट निकाला, मतलब उसका एक सबसेट हमने निकाला, वो जरूरी नहीं है वो रिंग हो, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना कि रिंग का सबसेट रिंग हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर रिंग का सबसेट भी रिंग हुआ तब वो सब रिंग हो जाएगा। क्लियर? तो इफ एस इज इटसेल्फ अ रिंग with respect to operation of addition and multiplication in R, ठीक है। तो ये काम का नहीं है, जो ये थ्योरम लिखवा रहा हूं ये याद रखे रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of a ring R is a subring of R if and only if पहला ए माइनस बी बिलोंग करे एस में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे एस में। सेकेंड,
ए बी बिलोंग करे एस में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करा दिया आपने तो तुरंत वो सब रिंग हो जाएगा, मतलब वो सबसेट हो। सबसेट के लिए क्या करेंगे कि भैया नॉन एम्पटी होना चाहिए, ये सारी चीजें आप प्रूफ करना जानते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रूफ नहीं यहाँ फिलहाल करना है, ठीक है। आ, तो बस ये थ्योरम दिमाग में रखना कि अगर कोई नॉन एम्पटी सबसेट है एस किसका, रिंग आर का, वो सब रिंग कब होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो यहाँ इसने क्या बोला कि ए माइनस बी बिलोंग करे एस में, साथ ही साथ ए बी बिलोंग करे, ठीक है। तो हम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि वो सबसेट जो होगा वो हमारा सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे, फिर फील्ड पढ़ेंगे, फिर हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट। फिर आएंगे वेक्टर स्पेस में, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग वेक्टर स्पेस में क्या क्या एक्सियम्स होते हैं उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो वीडियो है पेड वालों को कहाँ पर मिलेगा, तो आप अपने कंटेंट में जहाँ पढ़ाई करते हो सबसे ऊपर ही ये रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों का जुड़ने के लिए।